प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कार्य ऊर्जा शक्ति की और कल हमने चर्चा की थी कार्य की कि भाई कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, इन चीज़ों की अपन ने कल चर्चा की थी। कल देखा था कि जो कार्य का संबंध है वो बल विस्थापन और उनके मध्य कोण से था। W बराबर आया था Fs cos थीटा। इसकी विशेष स्थितियां भी ली थी कि यदि बल और विस्थापन के बीच के कोण का मान यदि बदलता है तो कार्य का मान भी बदलता है, यानी कोण की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए कार्य का मान भिन्न भिन्न होते हैं। इस पर आप आंकिक प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे कि एक पिंड है जिस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है और बल लगाने से इसमें विस्थापन हुआ माना कि 10 मीटर, और विस्थापन की जो दिशा है वो बल के अनुदिश नहीं है, दोनों एक ही दिशा में नहीं है। माना कि इनमें जो कोण है वो 60 डिग्री का, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री। तो फिर कार्य कितना होगा? तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ क्या करना है, एफ, एस और थीटा के मान रखकर आप कार्य की गणना कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में कार्य का मान बनेगा एफ 20 न्यूटन, एस 10 मीटर और थीटा 60। अब आपको cos 60 का मान अभी तो याद नहीं है, लेकिन आप त्रिकोणमितीय सारणी जब पढ़ेंगे तब आपको ये जानकारी हो जाएगी। आज मैं बता देता हूँ, cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2, तो कितना आ जाएगा 100। और SI पद्धति में कार्य का मात्रक कितना होता है, क्या होता है, जूल। तो कार्य कितना हो गया, 100 जूल। तो हम कार्य की गणना कर सकते हैं। आज हमें चर्चा करनी है दूसरे स्टेप की, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है ये हमें देखना है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी भी पिंड या निकाय में कुल कार्य करने की क्षमता है ना, एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा जिसकी अपन बात कर रहे हैं इसके कई रूप हो सकते हैं। अपन प्रकृति में देखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अब ये ऊर्जा जिसका सीधा संबंध कार्य से है, कुल कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, या कार्य करने के लिए जो राशि चाहिए वो क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा से ही कार्य संपादित होता है। तो फिर दोनों एक दूसरे के प्राय है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का। तो ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक अपन ने देखा था कल, जूल। जूल को हम किससे लिखते हैं, जे से। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के टाइप्स, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा को बहुत सारे रूपों में परिभाषित किया गया है। तो उसमें से एक मोटे रूप से जो अपन विज्ञान में जिसके बारे में पढ़ते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ये क्या है? वस्तु में गति या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गति और स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। और भी ऊर्जा के रूप होते हैं, ऊष्मा, हीट, ऊष्मा ऊर्जा। वस्तु में ऊष्मा के कारण कार्य करने की क्षमता हो सकती है, तो उसे अपन उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि के अंदर एनर्जी होती है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा के विभिन्न रूप है। नाभिकीय ऊर्जा जिसके बारे में आप जानते होंगे, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, नाभिकीय बम है,
उनमें एनर्जी जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के रूप में होती है, जिसका रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा के ये विभिन्न रूप है जिसको आप अलग तरह से देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा जैसे हो गई, बहुत सारे इसके रूप है, आप समय समय पे उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। ये जो ऊर्जाएं विभिन्न रूप है, ये रूप अंतर रूपांतरणीय है। इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा है, कुछ ऐसे रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। जलाने की क्रिया में उस रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। और भी कई विभिन्न रूपांतरण के वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज जो बात मैं करना चाह रहा हूं यांत्रिक ऊर्जा की, और यांत्रिक ऊर्जाएं दो प्रकार की हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। आज बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, या उससे पहले बात करें यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो आज बात करूंगा मैं एक की गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का वह प्रकार है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का वह प्रकार है जिसमें हम देखेंगे कि वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है वो गति के कारण होती है। वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है वो किसके कारण हो? गति के कारण वस्तु कार्य कर पाए। क्यों कर पाती है? क्योंकि वो गतिशील है। गति के कारण वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब इसका माप कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान तरीका है कि वस्तु गतिशील है, अब उसके विरुद्ध बल लगाओ, गति के विपरीत दिशा में बल लगाओ तो उसको कार्य करना पड़ेगा। उस गतिशील वस्तु के गतिज अवस्था से स्थिर अवस्था में आने तक जो कार्य किया जाएगा, गतिज अवस्था से स्थिर अवस्था तक आने में उसके द्वारा किए गए कार्य के मान को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। तुम्हारी किताब में एक दूसरी तरह से डेरिवेशन है, मैं एक और तरह से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। क्या कहेंगे? गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु के गतिज अवस्था से गतिज अवस्था से स्थिर अवस्था में आने तक, स्थिर अवस्था में आने तक किए गए कार्य का मान, किए गए कार्य का मान ही उसकी गतिज ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा होती है। अब इसको मैं कल की बात और पहले की आपकी जो पढ़ी हुई बातें हैं 9th में, उसका उपयोग करते हुए इस सूत्र को लाने का प्रयास करते हैं। अब ये एक पिंड है, माना कि ये पिंड है जो कि गतिशील है। ये क्या है? गतिशील है। माना कि किस वेग से गतिशील है? ये u वेग से गतिशील है। ठीक है, m द्रव्यमान है इसका। m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से जा रही है तो ये जाती रहेगी, इसके वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। गतिशील वस्तु, जड़त्व का नियम आपने 9th में पढ़ा होगा कि गतिशील वस्तु समान वेग से तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उसकी गति का कोई विरोध नहीं होता। तो ये समान वेग से जाती रहती, लेकिन यदि मैं क्या करता हूं, इस पर एक बल लगाता हूं, वस्तु किधर जा रही है? दाईं ओर, और बल किधर लगा रहा हूं मैं? बाईं ओर, यानी गति के विपरीत बल लगा रहा हूं। तो ये बल इस पिंड को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन ये जो पिंड है ये रुकेगा नहीं, बल लगाते ही नहीं रुकेगा। इस बल के बावजूद भी ये पिंड कुछ चलेगा,
चलेगा तो कार्य होगा। अब ये कब तक कार्य कर पाएगा? ये तब तक कार्य कर पाएगा जब तक कि ये स्थिर ना हो जाए, यानी इसका वेग घटकर शून्य न हो जाए। माना कि ये यहां से यहां आई, वस्तु कहां पहुंची? ए से बी पर पहुंचती है, और क्या होता है कि इसका वेग घटते घटते क्या बन गया? 0। यू वेग से जा रही थी, ठीक है, और जाती रहती है, इसके वेग में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने बल लगाया। यदि बल इसकी दिशा में लगाया होता तो वो क्या करता कि गति में सहायक बनता, इसका वेग बढ़ाता। लेकिन आपने बल किधर लगा दिया? गति के विपरीत लगा दिया। तो गति के विपरीत जब बल लगाओगे तो ये बल इस वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा, और ये रोकने का जब प्रयास करेगा, इस क्रिया में इस पिंड को कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य में इसका वेग घटता जाएगा, और घटते घटते वेग क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद ये वस्तु और आगे नहीं बढ़ेगी। इसके यहां से यहां तक पहुंचने तक कुल कितना कार्य हुआ वो अपन कैलकुलेट करें। परिभाषा क्या दे दी? इस बीच किए गए कार्य का मान क्या कहलाएगा? उसकी गतिज ऊर्जा। तो देखो आप कि u वेग से गतिशील, u वेग से गतिशील पिंड पर F मान का बल, F मान का बल गति के विपरीत दिशा में लगाने पर, गति के विपरीत दिशा में लगाने पर, माना ये जो वस्तु है ये कितना चलती है? ये s दूरी चलती है, s दूरी चल करके रुक जाती है। रुकने तक कितना चलती है? x लगाने पर, माना s दूरी चलकर रुक जाती है, दूरी चलकर रुक जाती है। तो कार्य का W बराबर था, यहां पर क्या होगा भाई? -F गुणा S। अब माइनस क्यों आया? ये कल पढ़ा था मैंने। बल का ये सूत्र है W बराबर FS cos थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन में कोण। विस्थापन दाईं ओर हुआ है, बल किधर है? बाईं ओर। तो दोनों के मध्य कोण कितने? S इधर है, F इधर, तो कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। और cos 180 डिग्री का मान माइनस होता है, इसलिए कार्य ऋणात्मक, यानी बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो कार्य कैसा आया? ऋणात्मक। अब यहां से देखो आप कि गति के समीकरण और गति के नियम जो आपने 9th में पढ़े हैं उसका अपन उपयोग देखेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण की बात कर रहा हूं, द्वितीय नहीं तृतीय समीकरण से गति का तीसरा समीकरण क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। ये 9th में आपने गति के समीकरण पढ़े थे, तो तीसरा समीकरण ये है। अब यहां से बात करूंगा, उससे पहले मैं चलो ये बात करूं, गति का दूसरा नियम ले लेते हैं। गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम, दूसरा जो नियम है वो बल और त्वरण और द्रव्यमान में संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम है F बराबर ma। F बराबर ma। A क्या है? त्वरण। A को कहते हैं त्वरण, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 9th में पढ़ा आपने। अब आप यहां इसको लिख दें, इसलिए W बराबर क्या बना भाई? माइनस F का मान क्या लिखो? F बराबर क्या लिखा हुआ है? ma। तो -mas। समीकरण नंबर 2। अब बात करता हूं मैं गति के तृतीय समीकरण की। गति के तृतीय समीकरण की, गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन। अब आप क्या देख रहे हो कि वस्तु कहां
किस वेग से चली थी? u वेग से। कब तक चली? जब तक कि वेग का मान क्या नहीं बन गया? 0। रखो देखें, अंतिम वेग 0 बराबर u² प्लस 2as। अब यहां से मैं as का मान चाहता हूं, इसका पक्षांतरण कर दो, या 2as का पक्षांतरण कर दो। 2as बराबर क्या बना? u²। as बराबर क्या बनेगा? as इज इक्वल टू माइनस u² बटे 2। ये माइनस उधर चला गया। as का यहां मान रखो, समीकरणों का हल करने जा रहे हैं। as का मान समीकरण नंबर 3 से as का मान कितना आया है? माइनस u² बाई 2 यहां रखने पर समीकरण 3 से as का मान रखने पर क्या बनेगा? w बराबर माइनस m। as का मान कितना है भाई? u² बटे 2। as का मान क्या? माइनस u² बाई 2। आगे देखो जरा, w बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इधर क्या बचा? 1/2 mu²। कार्य का मान कितना आया? 1/2 mu²। ये क्या है? ये कार्य है। कब? जब एक वस्तु u वेग से जा रही थी और आपने उसके विपरीत दिशा में बल लगाया, तब उसके गतिक अवस्था से स्थिर अवस्था में आने तक, रुकने तक, वो जब तक रुकेगी तब तक इतना कार्य करेगी। और परिभाषा क्या दी है कि उसके स्थिर अवस्था में रुक जाती है तो जो कार्य का मान होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या दी थी? गतिशील वस्तु के गतिक अवस्था से स्थिर अवस्था में आने तक किए गए कार्य का मान ही उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा से W बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का प्रतीक है K। गतिज ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? K, कैपिटल K से दर्शाते हैं। इसलिए K बराबर W है और W का मान ये है, क्या बना? 1/2 mu²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये किसकी गतिज ऊर्जा है? ये इस पिंड की गतिज ऊर्जा है, जिसका द्रव्यमान कितना है? m, जिसका वेग कितना है? u। तो गतिज ऊर्जा कितनी बनी? 1/2 mu²। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र कह रहा है, गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर। गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? उसके वेग पर। स्पष्ट है? यहां से स्पष्ट है ना? स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा को मैं संक्षिप्त में ऐसा लिखेंगे, गतिज ऊर्जा का मान किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के, एक तो m मतलब द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। वेग यहां u है, वेग पर निर्भर करता है। अब यदि वेग u से नहीं किसी और से v से लिखें, यदि वेग v हो, यदि वेग वस्तु जा रही है किस वेग से? v हो, तो u की जगह v लिख देंगे। तो गतिज ऊर्जा k बराबर क्या बनेगा? 1/2 mv²। अब यहां से देखो आप कि गतिज ऊर्जा के सूत्र में क्या है? 1/2 संख्या है, m द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन वेग का क्या होने जा रहा है? वर्ग। वर्ग करने पर धन का वर्ग धन होता है, माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस होता है। यानी ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी गतिज ऊर्जा एक धनात्मक राशि है। यह एक धनात्मक राशि है, यानी ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? गतिज ऊर्जा क्या होती है? वस्तु में कार्य करने की क्षमता। किसके कारण कार्य करने की क्षमता? गति के कारण। वस्तु कार्य क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो गतिशील है।
और वो कब तक गतिशील होगी? जब तक कि वो स्थिर न आ जाए। एक गतिशील वस्तु के गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आने तक वो कितना कार्य करती है। माना कि गतिशील है, उसके विपरीत बल लगाया, वो यहां आई, रुक गई, स्थिर हो गई, इस बीच उसने कितना कार्य किया? 10 जूल। इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा भी 10 जूल होगी। हमने गति के द्वितीय नियम और गति के तीसरे समीकरण का सहारा लेकर के गतिज ऊर्जा के संबंध को प्राप्त किया। यहां देखो आप कि बल मैंने गति की विपरीत दिशा में लगाया था, तो कार्य बराबर क्या लिखा मैंने? -Fs। क्यों लिखा? क्योंकि कल पढ़ाया था कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस लिया। फिर मैंने क्या किया? बल का मान रखा। ये कहां से रखा? गति के दूसरे नियम से। गति का दूसरा नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। F का मान रख दिया। फिर as का मान जानने के लिए मैंने क्या लिया? गति का तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण से मान रखा तो गतिज ऊर्जा का यह संबंध आया, जो क्या कहता है? गतिज ऊर्जा कितनी बातों पर निर्भर करेगी? गतिज ऊर्जा 2 बातों पर निर्भर करेगी, वस्तु के द्रव्यमान पर और उसके वेग पर। मोर द मास मोर द एनर्जी। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा किस पे निर्भर करता है? वेग पर। वेग पे कैसे है? वेग भी बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और वेग पे कैसे है? वेग का वर्ग है। वेग यदि अपन 3 गुना कर देंगे ना तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। वेग 4 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ के 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो वेग कितना हो जाएगा? 4 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। यानी गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करती है और यह एक धनात्मक राशि है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हुआ वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में। इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, वो आप प्रयास करना। धन्यवाद।